Dear students, PSC पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स यूनिट नंबर 1 में वीडियो नंबर 9। वीडियो नंबर 8 में आपने जूल थॉम्पसन प्रभाव, साथ ही जूल थॉम्पसन गुणांक एवं आदर्श गैसों के लिए जूल थॉम्पसन गुणांक का मान शून्य होता है, इस बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो नंबर 9 में पढ़ेंगे वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्पसन गुणांक या μJT फॉर रियल गैसेस। शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि वान डेर वाल गैस समीकरण होता है P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट बंद V माइनस बी ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू आर टी। यहाँ पर n का मान हमने लिया है 1। अब यहाँ जो समीकरण नंबर 1 है, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, इसमें डेरिवेशन पूछा जाता है आपसे और लास्ट में फाइनल पूछ लिया जाता है कि म्यू जे टी इक्वल्स टू 1/cp 2a अपॉन आर टी माइनस बी का फॉर्मूला जो है डिराइव करवा लिया जाता है। तो इसका डेरिवेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप वान डेर वाल गैस समीकरण लिखिए और वान डेर वाल गैस समीकरण में बाईं तरफ जो दोनों पद हैं उन दोनों पदों को आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा कैसे करेंगे हम, P को V से गुणा करो तो यह आ गया PV। फिर P को अगले स्टेप में जो है P को अगले स्टेप में B से गुणा करो तो यह आ गया माइनस PB। फिर A को यहाँ A अपॉन वी स्क्वायर को V से गुणा करो तो V से V कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा AB। फिर इन दोनों पदों को जो है आपस में यहाँ भी गुणा करो तो यह आ जाएगा A इंटू बी अपॉन वी स्क्वायर। इक्वल साइन अपनी जगह और आर टी अपनी जगह। हमें मिल गई समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों पदों को आपस में गुणा कर देना है। अब आपने गुणा कर दिया। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर a माइनस ए इंटू बी अपॉन वी स्क्वायर का मान बहुत कम है, अतः हम इसको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा PV माइनस PV प्लस A अपॉन V इक्वल्स टू RT और समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। हम ये भी जानते हैं आदर्श गैस समीकरण ये कहता है PV इक्वल्स टू होता है nRT। n का मान हमने 1 ले रखा है तो ये हो जाएगा PV इक्वल्स टू RT। और यहाँ से हम V का मान निकालना चाहें तो P को आप नीचे भेज दीजिए तो V बराबर हो गया RT अपॉन P। इस RT अपॉन P का जो मान है V इक्वल्स टू आर टी अपॉन पी का मान समीकरण 3 से हम रख देते हैं, समीकरण 4 से हम रख देते हैं 3 में रखने पर हमें समीकरण मिलेगी। देखिए यहाँ से ये आ गया, ये वाली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट होगी। पीवी अपनी जगह आ गया माइनस पीवी प्लस ए, वी की जगह रखेंगे आर टी अपॉन पी है तो पी ऊपर चला जाएगा। इक्वल साइन अपनी जगह है और आर टी को अपन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से बाकी ये जो दोनों पद हैं इनको हम पक्षांतरण करके दाईं तरफ ले जाते हैं। PV अपनी जगह आ गया, इक्वल साइन अपनी जगह है, RT अपनी जगह है, लेकिन PV को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और A अपॉन RT इंटू P जो है उसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। हमें मिलेगी समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में दोनों ओर हम P का भाग देंगे। क्या करेंगे हम, समीकरण 5 में दोनों ओर P का भाग देंगे तो यहाँ जैसे ही P का भाग देंगे PV अपॉन P तो P कैंसिल हो गया, क्या बचेगा V। RT अपॉन P तो RT अपॉन P हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ AP अपॉन RT है, P का भाग देंगे तो P से P कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा A अपॉन RT और प्लस की जगह प्लस और PB में P का भाग दिया तो क्या बच गया B और हमें मिली इक्वेशन नंबर 6। 6 को स्थिर दाब पर यानी प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ताप के सापेक्ष अपन अवकलित करते हैं तो समीकरण हमें मिलेगी 7। कैसे करेंगे, V है, V से हमें मिलेगा डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P इक्वल साइन अपनी जगह RT अपॉन P तो डेल टी का भाग देंगे या अवकलन करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा RP बचेगा और A अपॉन RT का मान आ जाएगा प्लस A अपॉन RT स्क्वायर और B जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 5 को रीअरेंज करते हैं। समीकरण 5 हमारे लिए ये रहा। समीकरण 5 को रीअरेंज कैसे किया, RT को अपनी जगह रहने दिया लेकिन वापस चाहे तो ये वाला जो पोर्शन है इसको यूज कर ले। दोनों में से आप कॉमन क्या ले लें, P कॉमन ले लिया तो RT बराबर हमने लिख लिया PV माइनस B प्लस AP अपॉन RT, ये ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ठीक है,
उपरोक्त समीकरण में पीटी का भाग दोनों तरफ देंगे, जैसे आरटी है तो वैसे पीटी का भाग देंगे, तो टी से टी कैंसिल हो गया तो क्या बच गया पी, पी अपॉन वीबी में पी से पी कट जाएगा, बच जाएगा टी, और ए पी अपॉन आर टी में वापस अपन पी का भाग पीटी का भाग देंगे तो पी से पी कैंसिल हो गया लेकिन टी रह गया, तो ए अपॉन आर टी स्क्वायर। समीकरण बन गया 8। हम क्या करते हैं, समीकरण 8 का मान इसमें रख देंगे, समीकरण 8 का मान जो है 7 में रख देते हैं। क्या मान है हमारे पास, आरपी का मान है। किसका मान है, आरपी का मान है। आरपी का मान क्या है हमारे पास, बी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे रखेंगे आर टी ये रहा तो ये वाला पद आ जाएगा, तो समीकरण हमारा बन जाएगा 9। 9 होगा यहाँ पे, इसको आप एज इट इज लिख दें, लिख दिया आपने, इक्वल साइन अपनी जगह आ गया। आर पी की जगह आप यहाँ से रख देंगे बी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, रख दिया आपने। अब यहाँ आगे चलें, प्लस प्लस अपनी जगह है, ए अपॉन आर टी स्क्वायर है, इसको आपने एज इट इज लिख दिया। देख सकते हैं, कर सकते हैं, हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 9। समीकरण 9 को दोनों तरफ t से गुणा करेंगे। समीकरण 9 को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ t से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया t डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p। यहाँ भी t से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, जैसे ही अपने यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये यहाँ टी से टी कैंसिल हो गया तो v माइनस बी बच जाएगा। ए अपॉन आर टी स्क्वायर है, यहाँ प्लस में है ए अपॉन आर टी स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगी 2a अपॉन आर टी, क्योंकि टी का टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखें। अब चलते हैं हम v को इधर लाए तो ये हो गया, ये v जैसे ही आप इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो t डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p माइनस v हो गया, और 2a अपॉन आर टी माइनस b को हम आगे लिख देंगे, तो इक्वेशन बन गई 10। हम एक वेल नोन थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि ये जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है वेल नोन, वो है v इक्वल्स टू टी डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p प्लस डेल h अपॉन डेल p एट कांस्टेंट t। तो आप v को इस तरफ ले जाएं, v को तो यहाँ ले गए और इसको ले गए इस तरफ, तो ये तो हो गया माइनस में, और v जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन दोनों की हमने साइड चेंज करके हमने इनको लिख दिया है, तो ये बन गया समीकरण नंबर 11। अब समीकरण 11 का मान समीकरण 10 में रखने पर, या तो 11 का मान किस में रख 10 में रख दो, या उसकी तुलना कर लो, दोनों एक ही बात है। इसका राइट हैंड साइड, समीकरण 11 का राइट हैंड साइड समीकरण 10 के राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। क्यों, दोनों समीकरण 10 और 11 के लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू 2a। देखिए यहाँ से जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो यहाँ इसको लिख देंगे और ये वाला यहाँ लिख दिया जाएगा, तो माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट इक्वल्स टू 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ये हो गया समीकरण नंबर 12। अब चलते हैं, अभी अभी आपने जब जूल थॉमसन या म्यू जेटी जो आपने निकाला था उसका मान था, म्यू जेटी इक्वल्स टू था डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच, और म्यू जीटी का मान आपने क्या निकाला था आगे, इक्वल्स टू -1 अपॉन सीपी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। यहाँ टी फॉर टेम्परेचर है, एच फॉर एंथैल्पी है, तो ये तो हो गया डेल एच अपॉन डेल पी एट, इसको तो आपने एच इट इज लिख दिया, और इस सीपी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ले गए सीपी को, तो ये हो गया इंटू ये एच इट इज आ गया, और इंटू सीपी बराबर अपनी जगह है, माइनस यहाँ आ जाएगा और ये वाला पद यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गई हमारे लिए समीकरण नंबर 13। समीकरण 13 का मान समीकरण 12 में रखने पर, ये 13 है हमारे पास और 12 का ये है, या तो तुलना कर लीजिए या मान रख दीजिए। इसमें भी वही चीज हमें देखने को मिलती है कि समीकरण 12 का लेफ्ट हैंड साइड और 13 का राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हैं, तो समीकरण 13 का लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 12 के राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच इंटू सी पी, ये यहां से आ गया, और ये जो है आप यहां से ले आएंगे, दोनों इक्वल हो गए। अब डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच इक्वल्स टू, वापस सीपी को यहाँ भेज दीजिए, तो 1 अपॉन सी पी ब्रैकेट शुरू 2a अपॉन आर टी माइनस बी, या हम इसको लिखते हैं म्यू जेटी, तो म्यू जेटी बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू -1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी, इक्वेशन नंबर 15।
समीकरण 15 जो है वास्तविक गैसों के लिए किस चीज को बताता है? म्यू जेटी के मान को प्रदर्शित करता है, और यह हमें जो है परीक्षा में डिराइव भी करवाया जा सकता है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? वो होगा म्यू जेटी इक्वल्स टू 1/cp 2a/RT माइनस बी होता है, इसको हमें सिद्ध कीजिए, या वास्तविक गैसों के लिए म्यू जेटी का मान की गणना कीजिए, या कोई जो इक्वेशन देकर के उसको डिराइव करवाया जा सकता है। तो समीकरण 15 द्वारा वास्तविक गैसों के लिए म्यू जेटी के मान को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर तीन कंडीशंस लागू करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है 2a/RT माइनस बी, अब इसमें कौन सी चीज क्या है? फिर से देख लीजिए, म्यू जेटी क्या है? जूल थॉम्सन गुणांक, जिसका मान होता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच, एच का मतलब एंथैल्पी। ये होता है 1/cp, cp क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। 2 ऑब्वियसली वैल्यू है। a और b यहाँ दोनों वान डेर वाल समीकरण से आए हैं, a और b, तो ये क्या होंगे? वान डेर वाल कांस्टेंट्स होंगे। RT, R और T, ये आ जाएगा आदर्श गैस समीकरण में R गैस कांस्टेंट हो गया और T हो गया टेम्परेचर। तो इक्वेशन 15। इसमें तीन शर्तें हैं। यदि मान लीजिए 2a/RT माइनस बी का रिजल्ट 0 आता है, तब 2a/RT 2a माइनस RT इक्वल्स टू 0, यानी म्यू जेटी का मान क्या हो? यहाँ पे 0 रख दो, तो CP को यहाँ लेके जाओगे तो वापस ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब 2a/RT माइनस बी इक्वल्स टू हो गया 0। अब b को दूसरी तरफ यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा 2a/RT इक्वल्स टू b। ये कब होगा? जब म्यू जेटी का मान आपने क्या रखा? 0 रखा। तो जैसे ही म्यू जेटी का मान 0 होता है, इसका मतलब ये गैस किस तरह के लिए बिहेव कर रही है, किस प्रकार से बिहेव कर रही है? आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही है। और जब ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है तो गैस के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः यहाँ म्यू जेटी का मान क्या होगा, या जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट का मान आदर्श गैसों के लिए 0 होता है। पिछले वीडियो में हम इसको डिराइव भी कर चुके हैं, हम उसको व्युत्पन्न भी कर चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो डेल्टा का मान क्या आ गया? 0। तो जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्रेशर क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे म्यू जेटी में देखिए सूत्र है हमारा डेल टी अपॉन डेल पी। इसका मान 0 है और इसका मान नेगेटिव है, तो 0 में जब किसी भी नेगेटिव वैल्यू का भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो हमारे लिए पहली जो कंडीशन है वो आदर्श गैस की कंडीशन है, और हम ये भी जानते हैं कि आदर्श गैस के कंडीशन में उनके बीच में कोई वान डेर वाल बल नहीं पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। जबकि वास्तव में ऐसी कोई गैस मौजूद नहीं है जो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हो। आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है। चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2, यदि मान लीजिए समीकरण 15 में 2a/RT का मान b से ज्यादा हो, तो 2a/RT इज ग्रेटर देन b, तब क्या होगा? म्यू जेटी का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब है धनात्मक आ गया। म्यू जेटी का मान धनात्मक होते ही गैस क्या होगी? कूलिंग इफेक्ट प्रदर्शित करती है। पॉजिटिव कब आएगा? जब डेल टी और डेल पी दोनों नेगेटिव होंगे। कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? पहले टेम्परेचर ज्यादा और बाद में टेम्परेचर कम, तो टेम्परेचर में डिफरेंस क्या हो गया? नेगेटिव। इसी तरह से प्रेशर पहले ज्यादा और बाद में कम, प्रेशर नेगेटिव हो गया, तो उस स्थिति में क्या हो गया आपके लिए? ये भी नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो दोनों ही जब नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो म्यू जेटी का मान क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो जब म्यू जेटी का मान पॉजिटिव होता है तो ये कूलिंग इफेक्ट प्रदर्शित करती है। आगे चलते हैं। यदि 2a/RT इज लेस देन b, कम, देन म्यू जेटी इक्वल्स टू होगा नेगेटिव। जब म्यू जेटी का मान नेगेटिव होगा तो गैस हीटिंग इफेक्ट प्रदर्शित करेगी। हीटिंग इफेक्ट का मतलब हो गया कि गैस का टेम्परेचर पहले कम था, बाद में बढ़ गया। जब गैस का टेम्परेचर बढ़ गया तो वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। वैल्यू पॉजिटिव आ गई। और प्रेशर का मान ऑब्वियसली तीनों ही कंडीशंस में क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो इस स्थिति में म्यू जेटी का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो गैस क्या दिखाएगी? हीटिंग इफेक्ट प्रदर्शित करती है। तो साइन ऑफ म्यू जेटी या साइन ऑफ जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट ये डिसाइड करता है कि गैस कूलिंग इफेक्ट शो करेगी या हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, या टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा।
तो ये इसकी 3 कंडीशंस यहाँ पे बताई हुई हैं। अब हम चलते हैं व्युत्क्रम टेम्परेचर या इन्वर्जन टेम्परेचर। व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर, इसको हम आई फॉर इन्वर्जन के लिए यूज किया है, टी फॉर टेम्परेचर के लिए यूज किया है, लिखते हैं। व्युत्क्रम ताप क्या होता है? जिस ताप पर या वह ताप जिस पर जूल थॉम्सन गुणांक का चिन्ह बदलता हो, व्युत्क्रम ताप कहलाता है। चिन्ह बदलने से मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, तब हम उसको क्या कहेंगे? व्युत्क्रम ताप कहते हैं। पिछले वीडियो में आपने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे। 2 एग्जाम्पल क्या थे कि हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन -80 डिग्री सेल्सियस पर कूलिंग दिखाती है और हीलियम -240 डिग्री सेल्सियस पर कूलिंग इफेक्ट प्रदर्शित करती है। इसका मतलब जब ये कूलिंग इफेक्ट प्रदर्शित करती है तो दोनों के लिए, यानी हाइड्रोजन के लिए -80 पर μJT का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से हीलियम के लिए -240 से नीचे जो है μJT का मान पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यदि हाइड्रोजन -80 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पर है, जैसे मान लीजिए -70 है, -60 है, 0 है, 10 है, रूम टेम्परेचर पर है, तो μJT का मान क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है। इसी तरह से -240 से ऊपर हीलियम जो है वो क्या दिखाएगी? μJT का मान नेगेटिव या जो है हीटिंग इफेक्ट प्रदर्शित करती है। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हो गए, हाइड्रोजन के लिए -80 डिग्री सेल्सियस और हीलियम के लिए -240 डिग्री सेल्सियस। 2 पॉइंट ऐसे हो गए कि उस समय μJT का मान जो है परिवर्तित हो रहा है। अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखें तो -80 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन μJT नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है, और इसी तरह से हीलियम के लिए भी देखें तो वो -240 पर जो है नेगेटिव μJT नेगेटिव से μJT पॉजिटिव की ओर चेंज होती है। तो वो जो टेम्परेचर हमने किया -80 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए -240 डिग्री सेल्सियस, ये व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। अब इसकी डेफिनेशन फिर से देखते हैं। जिस ताप पर जूल थॉम्सन गुणांक का चिन्ह बदल जाता हो, क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम ताप कहलाता है। टी की जगह हम क्या यूज करेंगे? TI यूज करेंगे। जैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव हो या नेगेटिव से पॉजिटिव हो, उस समय कहीं ना कहीं वैल्यू 0 आती है, तो μJT का मान हो जाएगा 0। अब हमारे पास रियल गैस के लिए इक्वेशन है μJT = 1/Cp 2A/RTI लिख देंगे -B। μJT का मान आपने रख दिया 0 = 1/Cp 2A/RTI -B। Cp को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो ये क्या हो जाएगा? Cp को यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करते 0 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे? 2A/RTI -B = 0। ये कब है? जब साइन बदल रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है, उस समय जो टेम्परेचर है दैट इज TI या इन्वर्जन टेम्परेचर। वह टेम्परेचर जिस पर μJT का मान का जो साइन है वो चेंज हो रहा है। तो 2A/RTI = 0 हो गया। B को आप इस तरफ ले जाइए, जैसे ही आप इधर ले जाएंगे B प्लस हो जाएगा, तो 2A/RTI = B, या TI बराबर आपका फॉर्मूला आ गया 2A/RB। यही है इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप का सूत्र। तो व्युत्क्रम ताप का सूत्र क्या होगा? TI = 2A/RB। इसे आप नोट कर लें, कई बार इस पर आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आंकिक प्रश्न में कुछ नहीं करना आपको, A और B जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज दे दी जाती हैं, वो पुट करनी है। R का मान आपको पता है ऑब्वियसली, या तो पेपर में मिल जाएगा आपको या वैसे R की वैल्यू मिल जाएगी, तो आप TI निकाल सकते हैं। मैं सोचता हूँ दोनों जूल थॉम्सन के दोनों वीडियोस आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।